महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी को पता नहीं कि उद्धव के खास एकनाथ शिंदे भी बगावत कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब रातों रात एकनाथ शिंदे उद्धव से बगावत कर अपने विधायकों के साथ मुंबई छोड़कर चले गए और वापस तब लौटे जब खुद ही सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिए और इतना ही नहीं, पूरा खाका तैयार कर लिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया था जब एकनाथ शिंदे ये भी कहते नजर आए कि बाला साहब के राह पर चल रहे हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे या शिवसेना से गद्दारी नहीं की है। मामला फंसा कि आखिर असली शिवसेना है कौन, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे। मामला कोर्ट में पहुंचा और फिर कोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनाव चिन्ह जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तीर और धनुष थे उसे सीज कर दिया, फ्रीज कर दिया। अब जब उद्धव की पहचान ही सीज हो गई तो आगे क्या होता? इसके लिए चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे से नए चुनाव चिन्ह पेश करने की बात कही। चुनाव आयोग ने अब नया चुनाव चिन्ह उद्धव और शिंदे को दिया है। लेकिन ऐसा नहीं था कि लड़ाई खत्म हो गई थी। यहां से शुरू हुई महाराष्ट्र की नई सियासी लड़ाई। लेकिन कुछ सवाल हैं जिसे जानना जरूरी है, जैसे कि सवाल नंबर 1 कि दो शख्स के हाथ में जलती मशाल, उद्धव ठाकरे गुट की नई पार्टी का पोस्टर कैसा है? त्रिशूल, उगता सूरज और गद्दा के बजाय जलती मशाल ही क्यों दिया गया? ये सवाल नंबर 2 है। और सवाल नंबर 3 कि इलेक्शन कमीशन कैसे देता है चुनावी सिंबल? सवाल नंबर 4 कि कब कब पार्टी टूटी है और कैसे राजनीतिक दलों के टूटने पर चुनाव चिन्ह का फैसला किया जाता है और इसका सिंबल किसके नाम जाता है? सवाल नंबर 5 कि शिवसेना नेता संजय राउत का दावा है कि शिवसेना के लिए क्रांतिकारी साबित होगा नया चुनाव चिन्ह, लेकिन कैसे होगा? आज इन्हीं 5 सवालों को समझेंगे और जानेंगे महाराष्ट्र की राजनीति। सवाल नंबर 1 कि उद्धव ठाकरे गुट की नई पार्टी का पोस्टर कैसा है? केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिवसेना के दोनों गुटों को अलग अलग नाम दिया है। 10 अक्टूबर को आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम और जलती हुई मशाल चुनाव चिन्ह दिया गया है। वहीं एकनाथ शिंदे गुट की पार्टी का बाला साहेब बांची शिवसेना रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें चुनाव चिन्ह अभी आवंटित नहीं किया गया है। शिंदे गुट ने त्रिशूल और गद्दा मांगा था, लेकिन आयोग ने धार्मिक चिन्ह देने से इनकार कर दिया। उद्धव गुट की ओर से पार्टी का पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर में 2 लोगों को दिखाया गया कि जो एक दूसरे से पीठ जोड़कर खड़े हैं और दोनों ने अपने एक एक हाथों में मशाल पकड़ी हुई है। यह जलती हुई मशाल है। इस पोस्टर को भगवा रंग का बनाया गया है, जैसे आग की रोशनी होती है। इसके नीचे एक सफेद रंग की पट्टी भी है। इसमें शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे लिखा है। सफेद पट्टी में एक भगवा रंग का गोला भी है, जिसके अंदर एक जलती हुई मशाल बनी हुई है। अब सवाल नंबर 2 कि त्रिशूल, उगता सूरज और गद्दा के बजाय जलती मशाल ही क्यों दिया गया? इसके पीछे भी लॉजिक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उद्धव ठाकरे गुट को नया सिंबल जलती मिसाल आवंटित किया है। आयोग ने धार्मिक अर्थों का हवाला देते हुए चुनाव चिन्ह के रूप में त्रिशूल की मांग करने के उद्धव गुट के दावे को खारिज कर दिया। आयोग ने धार्मिक अर्थों का हवाला देते हुए शिवसेना के प्रतिद्वंदी शिंदे गुटों द्वारा त्रिशूल और गद्दा को चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित करने से उनके भी दावे को खारिज कर दिया। निर्वाचन आयोग ने यह भी बताया कि दोनों धड़ों ने उगता सूरज चुनाव चिन्ह मांगा था, तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गंडम यानी कि डीएमके के लिए आरक्षित है, इसलिए त्रिशूल, उगता सूरज और गद्दा के बजाय जलती मशाल ही दिया गया। अब सवाल नंबर 3 कि इलेक्शन कमीशन कैसे देता है चुनावी सिंबल? इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको 1968 का नियम समझना होगा कि विधायिका के बाहर पार्टी के बंटवारे के लिए सिंबल ऑर्डर 1968 के पैराग्राफ 15 के मुताबिक चुनाव आयोग अपनी संतुष्टि के आधार पर सिंबल और पार्टी के नाम का फैसला करता है। ये अलग हुए गुटों की स्थिति, उनकी ताकत, विधायकों, सांसदों के नंबर्स को ध्यान में रखते हुए देता है। इस दौरान आयोग सभी उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले सकता है। वह किसी एक समूह या दोनों में से
किसी को भी पुराना सिंबल नहीं देने का फैसला कर सकता है। आयोग का निर्णय सभी वर्गों और समूहों पर बाध्यकारी होता है, यानी आपको मानना ही पड़ेगा। यह नियम सिर्फ उन राष्ट्रीय या राज्य के दलों के संबंध में होता है जो मान्यता प्राप्त है। वहीं अगर रजिस्टर्ड और गैर मान्यता प्राप्त दलों के संबंध में आयोग विवादों से निपटने के लिए आंतरिक रूप से मामला सुलझाने और अदालत जाने की भी सलाह दे सकता है। 1968 से पहले क्या था, चुनाव आयोग क्या करता था? 1968 का नियम तो आपने समझा, लेकिन 1968 से पहले चुनाव आयोग कैसे फैसला करता था? साल 1968 से पहले एक पार्टी का हाई प्रोफाइल बंटवारा देखने को मिला था। 1968 से पहले चुनाव आयोग 1961 के नियम के तहत कार्यकारी आदेश और नोटिफिकेशन जारी करता था। 1964 में जो हाई प्रोफाइल विभाजन देखने को मिला था वो सीपीआई का था। इसके एक समूह ने 1964 में चुनाव आयोग से संपर्क किया और नए समूह को सीपीआई यानी मार्क्सवादी के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल के उन सांसदों और विधायकों की लिस्ट भी दी थी जिन्होंने उनका समर्थन किया। चुनाव आयोग ने इस लिस्ट को सीपीआई एम के रूप में मान्यता दे दी, क्योंकि चुनाव आयोग ने पाया कि अलग हुए समूह का समर्थन करने वाले वोट 3 राज्यों में 4% से ज्यादा है। अब बहुमत के अलावे क्या रास्ता बचता है? चुनाव आयोग द्वारा अब तक तय किए गए लगभग सभी विवादों में पार्टी के प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों के स्पष्ट बहुमत ने एक गुट का समर्थन किया है। जब भी चुनाव आयोग पार्टी संगठन के भीतर समर्थन के आधार पर प्रतिद्वंदी समूहों की ताकत का परीक्षण नहीं कर सकता, तो पदाधिकारियों की सूची विवादों के कारण उसे करता है। यह केवल निर्वाचित सांसदों और विधायकों के बीच बहुमत का परीक्षण करने से पीछे हट गया। 1997 में नया नियम तय किया कि अब चुनाव आयोग सिंबल को लेकर क्या करेगी। 1997 में चुनाव आयोग ने नई पार्टियों को राज्य या राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी। उसे लगा कि केवल सांसद और विधायक का होना ही काफी नहीं है, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधि ने अपने माता पिता यानी कि जिससे वो विभाजित होकर अलग दल बनाना चाहते हैं, वहां से टिकट चुनाव लड़ा और जीता। चुनाव आयोग ने एक नया नियम पेश किया जिसके तहत पार्टी के अलग समूह पार्टी के चिन्ह वाले समूह के अलावा को खुद को एक अलग पार्टी के रूप में पंजीकृत करना था। पंजीकरण के बाद राज्य या केंद्रीय चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर ही राष्ट्रीय या राज्य पार्टी की स्थिति का दावा कर सकता है। अब आपको उदाहरण बताते हैं कि पार्टी कब कब टूटी है, कैसे राजनीतिक दलों के टूटने पर चुनाव चिन्ह और का फैसला होता है, उसके नामों का फैसला होता है। पहला केस समझिए कि चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी, बिहार की जो लोक जनशक्ति पार्टी है, बंगले छाप, इसका बंगला छाप था चुनाव चिन्ह, जिसे फ्रीज कर दिया गया। इससे पशुपति पारस और चिराग पासवान का कोई भी गुट इस्तेमाल न कर सके। कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीटों पर 30 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस पार्टी के चुनाव चिन्ह और पार्टी के नामों के लिए दावे ठोक रहे थे। आयोग ने कहा कि दोनों समूहों में किसी को भी पार्टी के नाम लोक जनशक्ति पार्टी का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वे ऐसे नामों में जाने जाएंगे जो वे खुद चुनेंगे और अलग अलग चुनाव चिन्ह के भी आवंटित किए जा सकते हैं। एलजेपी इस साल जून में 2 भागों में बंट गई और उसके बाद उन्हें नया नया नाम दिया गया। दूसरा केस 1964 में जो हाई प्रोफाइल विभाजन देखने को मिला वो सीपीआई का था। चुनाव आयोग ने नए समूह में सीपीआई मार्क्सवादी के रूप में मान्यता दे दी और दूसरे समूह को सीपीआई एम के रूप में मान्यता दे दी। तीसरा केस साल 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सामने आया। निज लिंगप्पा के नेतृत्व वाली पुरानी कांग्रेस ओ और इंदिरा के नेतृत्व वाली नई कांग्रेस जे में विभाजित हो गई। पुरानी कांग्रेस ने जुए लिए हुए बैलों के जोड़ों को पार्टी के रूप में चुनाव चिन्ह बरकरार रखा, वहीं टूटे हुए गुट को बछड़े के साथ गाय का प्रतीक दिया गया था। अगर चौथा उदाहरण देखें तो 1987 में अन्ना मुद्रक में विभाजन केवल ये भी एक खास मामला था जो कि एमजी रामचंद्रन की मृत्यु के बाद हुआ था। चुनाव आयोग को एक अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा। एमजीआर की पत्नी जानकी के नेतृत्व वाले समूह को अधिकांश सांसदों और विधायकों का समर्थन प्राप्त था, जबकि जयललिता को पार्टी गठबंधन में पर्याप्त बहुमत का समर्थन प्राप्त था। इससे पहले कि चुनाव आयोग को यह निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जाता था कि समूह को पार्टी का चुनाव चिन्ह बरकरार रखना चाहिए, यह समझौता हो गया।
चुनाव आयोग कैसे चुनाव चिन्ह का आवंटित करता है? तो चुनाव आयोग के पास चुनाव चिन्हों की 2 तरह की सूची होती है। बीते सालों में आवंटित हो चुके निशानों के आयोग के पास एक सूची होती है और दूसरी सूची ऐसे निशानों की होती है जिसे किसी को आवंटित नहीं किया जा सके। किसी भी समय चुनाव आयोग के पास कम से कम ऐसे 100 निशान होते हैं जो अब तक किसी को आवंटित नहीं किए गए। निशानों का चुनाव इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि वे आसानी से मतदाताओं को याद रहे और आसानी से वे उनको पहचाने जाएं। राजनीतिक पार्टियों के टूटने पर क्या होता है? तो किसी राजनीतिक पार्टियों के टूटने पर चुनाव चिन्ह का फैसला चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। जिस पक्ष के पास पर्याप्त सांसदों का विधायकों की संख्या होती है उसे चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा सकता है। कई बार चुनाव आयोग का फैसला अलग भी हो सकता है। उदाहरण के लिए 1999 में जब जनता दल में विभाजित हुआ तो विद्रोह गुट ने मांगा कि उनको पहिए का निशान दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे जब्त कर लिया। उनके बजाय आयोग ने एक गुट को हल चलाता किसान तो दूसरे को तीर आवंटित कर दिया। अब पशु पक्षियों के चिन्ह वाले भी चुनाव चिन्ह नहीं दिए जाते हैं, उसे भी अब चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। चुनाव आयोग एनिमल राइट्स एक्टिविटीज ने विरोध किया, उसके बाद पशु पक्षियों की फोटो वाला चुनाव चिन्ह देना बंद कर दिया गया। इससे पहले जानवरों को सिंबल की तरह यूज किया जाता था और उसे चुनाव चिन्ह में उपयोग किया जाता था। अब सवाल नंबर 5 कि संजय राउत का दावा शिवसेना के लिए क्रांतिकारी साबित होगा नया चुनाव चिन्ह। ये है उद्धव ठाकरे के खास सेवा सलाहकार और शिवसेना सांसद ने दावा किया और उम्मीद जताई है कि नया चुनाव चिन्ह पार्टी के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता है, भविष्य में इसे मजबूत कर सकता है। राउत ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समूह के लिए आगामी अंधेरी पूर्व उपचुनाव से पहले शिवसेना का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। पूरा महाराष्ट्र शिंदे गुट से परेशान है, लेकिन अब भी देखना यह होगा कि क्या शिवसेना के जो असली हकदार हैं उन्हें शिवसेना का जो सिंबल है वो मिलेगा और क्या उद्धव ठाकरे की जीत होगी या फिर से एकनाथ शिंदे ही बाजी मारेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।